हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने अपने निहित स्वार्थ को कहीं ज्यादा आगे रखा, पार्टी को पीछे रख दिया। हमने कुछ ऐसे नेताओं पर भरोसा किया, एक ऐसे सेट ऑफ नेताओं पर भरोसा किया जिन्होंने जमीनी वास्तविकता को बिल्कुल भुला दिया, परे रख दिया। एक ऐसी राजनीति कांग्रेस को झेलनी पड़ी जो कि कांग्रेस के लिए भारी पड़ी। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, प्रमुख चेहरे के तौर पर राहुल गांधी ने उस मीटिंग में कही है जहां पर हरियाणा की इलेक्शन में मिली करारी शिकस्त का पोस्टमार्टम हो रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तमाम अन्य नेता वहां पर मौजूद थे, अशोक गहलोत, माकन, उसके साथ साथ सुरजेवाला और तमाम अन्य नेता। लेकिन वो कई नेता नहीं थे जो हरियाणा में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, वो नदारद थे। ऐसे में मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं श्री राहुल गांधी से। गरजने वाले बादल कभी बरसेंगे क्या साहब? पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उसके बाद हरियाणा, क्या फर्क रहा? पहले भी तो एक नेता, एक परिवार, एक तबके के सामने आप और आपकी पूरी पार्टी झुकते चली आई है और चुनाव हारती भी चली आई है। आपने उस वक्त भी नाराजगी व्यक्त की, यहां तक कि कमलनाथ जी को तो आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया साहब। लेकिन आप और आपकी पार्टी तो कैसा चौहान हैं जिन्हें न जाने कितना मौका मिल जाए, उसके बाद भी आप चूक जाते हैं। एक के बाद एक तमाम असेसमेंट्स करते हैं, आप 2014 से लेकर अभी तक करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक अपनी गलतियों से कुछ सीख पाए ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ में पूरी पंजाब की कमान डालकर नवजोत सिंह सिद्धू को एक पैरेलल पावर के तौर पर खड़ा कर पंजाब का बेड़ा गर्क तो आप ही ने किया था ना। इससे आप कैसे अपना मुंह मोड़ सकते हैं? और दरअसल आप अपने लिए जो कर रहे हैं उससे तो किसी को कोई शिकायत है ही नहीं साहब। शिकायत तो इस बात की है कि जनता के पास एक कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं है, एक मजबूत ऑपोजिशन नहीं है, और जनता इसके लिए अभूत ऑपोजिशन नहीं है, और जनता इसके लिए अपनी अपनी चाहत को हर पैमाने पर सामने रख चुकी है साहब। लेकिन आपको दिखता नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ खराब काम कर रही है, ना, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी बतौर सत्तारूढ़ पार्टी और बतौर पार्टी जबरदस्त काम कर रही है। लेकिन एक टीना फैक्टर होता है ना, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। यह फैक्टर बहुत गलत होता है और यह लोगों के दिमाग में बहुत हावी होता है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता, यह आप भी जानते हैं। इसके बावजूद आप और आपकी पार्टी लगातार एक के बाद एक विफलताओं को सामने रखकर यही साबित करते हैं कि आपके पास न तो नीति है, न रणनीति है, न चुनाव लड़ने का जज्बा है। मैंने एक कार्टून देखा साहब, इस कार्टून को आपके सामने रख तो नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का मामला है, लेकिन उसका विवरण आपके सामने रख रहा हूं साहब। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस खड़े हैं, बड़े लंबे, ऊंचे, तगड़े, मजबूत। उनके बगल में उनके दोनों सहयोगी खड़े हैं, मुख्यमंत्री शिंदे और अजीत पवार। दोनों का कद बड़ा छोटा है, कमजोर से पतले से दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस बहुत ही मजबूत, कॉन्फिडेंट और साफ, ताकतवर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ शरद पवार और उद्धव ठाकरे खड़े हैं, मजबूत हैं, अच्छे हैं। उनके बीच में एक दबा सा, कुचला सा, मरा सा, पिटा सा एक नेता खड़ा है। अभी किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि दबा सा, मरा सा, पिटा सा नेता कौन है जो कि अपने सहयोगियों के बीच में खड़ा हुआ है साहब। तो इतने बुरे दिन क्या कांग्रेस के आ गए हैं? अभी तो ऐसा ही लगता है साहब। जरा सोचिए, अभी जो असेंबली बाइपोल्स होने वाले हैं 50 से ज्यादा सीटों के लिए, उसमें से 10 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। समाजवादी पार्टी ने हालांकि इस बात पर जोर दिया है कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन बना रहेगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन 6 सीटों के लिए उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने पहले ही से तैयार कर रखे हैं, लगभग डिक्लेयर ही मानिए। 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अब कांग्रेस का क्या होगा ये कौन जानता है। लालू प्रसाद यादव के जमाने से आरजेडी हमेशा कांग्रेस के सहयोग में बिल्कुल सामने खड़ी रही है, गांधी परिवार के साथ खड़ी रही, लेकिन आज वही आरजेडी बिहार के चुनाव में भी कांग्रेस को पिछाड़ती है और अब झारखंड में होने वाले चुनाव पर आंखें तर रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले लोहा लेने में अकेले काबिल क्यों नहीं है। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई गठजोड़ विधानसभा के चुनाव में नहीं होने जा रहा।
यानी अगर आप फौरी तौर पर देखें तो इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज तो आज जमीन पर दिखाई ही नहीं देती। यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस ने भी हरियाणा के बाद यही कहा कि कांग्रेस को देखना चाहिए कि आखिरकार वो कहां गलत है और क्यों भारतीय जनता पार्टी का मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पा रही है। डीएमके को छोड़ दीजिए तो इसके अलावा शायद ही ऐसा कोई राजनीतिक दल है जो कि कांग्रेस का सहयोगी है जिसने आज कांग्रेस की बखिया नहीं उधेड़ी है। अब ऐसे में झारखंड की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, इसने भी कांग्रेस की वाट लगा दी साहब। सबसे पहले तो क्या कहा गया है, हेमंत सोरेन ने कहा है कि उम्मीदवार का चयन उनकी विनेबिलिटी के आधार पर होगा। जो सीट शेयरिंग अग्रीमेंट है वो भी विनेबिलिटी के आधार पर होगा। और यह घोषणा हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो अपनी मुलाकात है जिसमें उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी, तब कही। अब आज की मौजूदा परिस्थिति देख लीजिए, झारखंड में 7 सीटें अभी खाली हैं। जेएमएम के पास 26 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं, आरजेडी प्लस सीपीआई-एमएल के पास 11 सीटें हैं। कांग्रेस के तमाम धुरंधर झारखंड के नेता ये मान रहे थे कि इस बार तो उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी, 16 नहीं, कम से कम 20 से 25 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उनकी मंशा तो गई पानी में। आरजेडी और जेएमएम दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार सीटें तय होंगी, कौन कितनी सीटें जीत सकता है उसके आधार पर। कांग्रेस ने तो यहां तक मंसूबे बांध रखे थे कि उप मुख्यमंत्री का पद भी उन्हें मिलेगा, क्योंकि इस बार तो जोर उन्हीं का है। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने कमाल कर दिखाया साहब, और झारखंड में भी। तो ऐसे में कांग्रेस को उम्मीदें बहुत थी। कांग्रेस से उम्मीदें क्या है जेएमएम आरजेडी को? कांग्रेस से उम्मीदें ये हैं कि जो मुसलमान वोट बैंक है झारखंड में, जो अपर कास्ट वोट बैंक है, खास करके कायस्थ और ब्राह्मण, नॉन यादव ओबीसी, ये सभी वोट बैंक कांग्रेस के साथ एकत्रित तो होंगे, क्योंकि जेएमएम के पास 29% की ट्राइबल आबादी है और उनका वोट बड़े पैमाने पर जेएमएम के साथ है। यादव वोट बैंक आरजेडी के पास है, कार्डर बेस्ड वोट बैंक सीपीआई-एमएल के पास है। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। आप जरा सोचिए, क्या स्थिति आज कांग्रेस की हो गई है कि आज कांग्रेस को दलितों के प्रतिनिधि के तौर पर भी कोई देखना नहीं चाहता। ऐसा माना जा रहा था कि 21% की हरियाणा की दलित आबादी पूरे तरीके से इस बार कांग्रेस के साथ होने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बहुत तालमेल नहीं बैठा पा रही। लेकिन जो नतीजे आए उसने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस ने 17 में से 9 सीटें जीती साहब। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 1 सीट कम जीती, 8। यानी कि हरियाणा का जो पूरा कास्ट कैलकुलस था, जाट, मुसलमान, दलित, जो कि कांग्रेस के खेमे में जाने वाला था, उसमें से दलित छिटक गया। जाट वोट बैंक में भी बीजेपी ने सेंध लगा दी। मुसलमान वोट बैंक पूरे तरीके से कांग्रेस के पास रहा। तो झारखंड में सहयोगी दल अब इस पर सवाल उठा रहे हैं कि साहब, आपके पास क्या ये कैपेसिटी है कि आप नॉन यादव ओबीसी अपर कास्ट वोट बैंक को अपने पास खींच पाएंगे? और नहीं तो फिर ये तो बीजेपी के पास जाएगा झारखंड में। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? जरा भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को आप देख लीजिए और उनके पूरे कैंपेन स्ट्रैटेजी को देखिए। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपर कास्ट को अपनी तरफ लुभाने के लिए एनआरसी यानी कि नेशनल सिटीजन रजिस्टर की घोषणा करती है। और वो क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप झारखंड के कम्युनल इतिहास को देखें तो हिंदू मुसलमान के बीच राइट्स वहां पर बहुत ही कॉमन है। और हिंदुओं के बीच में खास करके अपर कास्ट हिंदू, जो कि बिहार और झारखंड जब जुड़ा हुआ था उस वक्त बड़े पैमाने पर झारखंड में सेटल कर चुका था, वो आज जो झारखंड में मौजूद है उसे इस बात को लेकर बहुत डर है कि मुसलमान कभी भी उन्हें आउटनंबर कर सकते हैं और उनकी जमीनें छीन सकते हैं, उनकी इंडस्ट्री छीन सकते हैं, उनके जो प्रॉपर लेंडिंग बिजनेस है यानी कि जो सूद पर पैसे देने का पूरा कारोबार है उस पर को ठाकहार कर सकते हैं। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा की टीम ने इस बात को लोगों के दिमाग में बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पर बिठाने की कोशिश की है कि झारखंड में एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है। और ये जेएमएम कांग्रेस की सहयोगी सरकार की वजह से है, क्योंकि ये बांग्लादेशी मुसलमानों को झारखंड में लाकर सेटल कर रहे हैं, उन्हें हर तरह के भारतीय आइडेंटिटी से पूरा मुहैया करा रहे हैं ताकि वो इलेक्शन में इनको जिता सकें। अपर कास्ट का वोट अब कहां जाएगा इसके लिए कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उसको एक ट्राइबल फेस की अत्यंत आवश्यकता है। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को लेकर कई बार मुखर हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ट्राइबल फेस नहीं है,
उनकी पार्टी में खुद आज कम से कम 2 ऐसे नेता हैं, नाम नहीं ले रहा क्योंकि झारखंड पर नाम लेकर एक और चर्चा अलग से करूंगा। 2 प्रमुख नेता हैं। उसके अलावा चंपई सोरेन है, उसके अलावा हेमंत सोरेन की भाभी हैं। ऐसे कई नेता हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद हैं, जो कि ट्राइबल चेहरे के तौर पर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया है। दलील यह दी जा रही है कि हेमंत सोरेन को आज जो ट्राइबल फेस है उसके तौर पर बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है, खास करके इसलिए क्योंकि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके ऊपर हुआ, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा, फिर जून के महीने में उन्हें बेल मिला। इसने ट्राइबल्स के भीतर एक ट्राइबल सम्मान के आवाहन को जीवित कर दिया है, जिसकी वजह से एक नॉन ट्राइबल सीएम अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा या फिर ऐसा बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। एग्जाम्पल के तौर पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सरकारें सामने हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्राइबल को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत किया और वो सफल प्रशासन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि रघुवर दास जो कि एक नॉन ट्राइबल थे, उनको मुख्यमंत्री बनाना कितना भारी पड़ा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी इस उहापोह की स्थिति में है, लेकिन बहुत जल्दी इसका भी सामने एक रिजल्ट दिखेगा आपको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम करती है। इसके अलावा अगर आप मैनिफेस्टो देखें भारतीय जनता पार्टी का, क्या लॉलीपॉप स्कीम्स है साहब। भारतीय जनता पार्टी ने तो भर भर कर दे दिया है। 2100 रुपए हर महिला को जो कि 18 से 60 साल के बीच में है, 2 एलपीजी के गैस सिलेंडर मुफ्त, उसके बाद जितने भी एलपीजी के गैस सिलेंडर 500 रुपए में लीजिए, 5 लाख नौकरियां, 5 लाख घर, आप बस मांगते चले जाइए और भारतीय जनता पार्टी आपको सब कुछ देने को तैयार है, क्योंकि आज विपक्ष में है, उसे सत्ता हासिल करनी है। लेकिन ठीक इसके विपरीत में अगर आप कांग्रेस को देखते हैं तो झारखंड में जहां एक जमाने में कांग्रेस का जबरदस्त बेस हुआ करता था, आज वो एक जूनियर पार्टनर के तौर पर जेएमएम की पिछलग्गू बना हुआ है। जेएम रैत पर कितनी सीट देता है उसके आधार पर कांग्रेस का भविष्य का निर्धारण होगा, ठीक वैसे ही जैसे आरजेडी ने कांग्रेस के भविष्य पर हमेशा के लिए बिहार में बट्टा लगा दिया। आरजेडी बताती है कि कांग्रेस इतनी सीटों पर लड़ेगी, वरना कांग्रेस का अस्तित्व बिहार से खत्म हो चुका है। तो यानी कि आज अगर आप देखें तो स्पष्ट होता दिखाई देता है कि कांग्रेस जहां जहां सहयोगियों के साथ है वहां पिछलग्गू है, और तभी वो आगे बढ़ पाती है। महाराष्ट्र में भी इस बार वो लीड कर रही थी, लेकिन अब पिछलग्गू बनने को मजबूर होने जा रही है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति कांग्रेस की बनती दिखाई दे रही है, उससे स्पष्ट है कि या तो राहुल गांधी को अपने आप को और अपनी पूरी पार्टी को एक बार फिर से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की इस विनिंग इलेक्शन स्ट्रैटेजी और मशीनरी के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। झारखंड पर एक और विस्तृत वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, वहां की पेचीदगियां बताऊंगा, क्यों ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल की पॉलिटिक्स वहां पर है, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स वहां पर है, और क्यों झारखंड वो कुछ नहीं कर पाया जितना उसका पोटेंशियल है। अगले वीडियो में इंतजार कीजिएगा।